आज का टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टार्टर। मोस्टली लोग इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टर की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है स्टार्टर। हम सभी जानते हैं कि आर्मेचर करंट को हम डीसी मोटर के केस में V माइनस EB अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि EB इज इक्वल टू होता है V माइनस IR। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। एज वी नो दैट RA, that is armature resistance, is very low, and at the time of starting back EMF EB may be is equal to 0। ठीक है, जब मोटर स्टार्ट हो रही है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बैक ईएमएफ 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि बैक ईएमएफ इज इक्वल टू होता है K5N। तो जब स्पीड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिल्डअप होना शुरू होगी तो 0 से शुरू होगी। तो स्पीड जब 0 होगी तो बैक ईएमएफ भी हम क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 0 होगा। तो उस केस में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये वैल्यू होगी आर्मेचर करंट की, विच इज वेरी लार्ज। और लार्ज करंट, आर्मेचर करंट मोटर में बहुत डैमेज कर सकती है। ये आप जानते हैं लार्ज करंट क्या क्या डैमेज कर सकती है। इसीलिए इनिशियली क्या करते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, दैट आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए, वी इंसर्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट। तो मोटर में स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं। तो इससे होगा क्या कि आर्मेचर करंट लिमिट हो जाएगी। ठीक? जो इसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने पाएगी। लेकिन जैसे जैसे स्पीड मोटर की बिल्डअप होगी वैसे वैसे बैक ईएमएफ भी मोटर में डेवलप होना शुरू होगा। जब बैक ईएमएफ डेवलप होना शुरू होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू रिड्यूस होना शुरू होगी। ये वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आर्मेचर करंट जो है वो कम होने लगेगी जब मोटर की स्पीड बिल्डअप होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे सीरीज रेजिस्टेंस को हमें सर्किट से हटाना भी पड़ेगा, रिमूव भी करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, अननेसेसरी आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और आर्मेचर सर्किट में हीटिंग लॉस होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप हो, यानी अपने रेटेड स्पीड की तरफ मोटर बढ़े, ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर कर दिया जाए। तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल अरेंजमेंट की जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप हो वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली मोटर के सर्किट से कट आउट हो जाए। और ऐसा करने के लिए जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं स्टार्टर, यानी वो डिवाइस जो ये अरेंजमेंट करती है उसको कहते हैं स्टार्टर। स्टार्टर दो टाइप के होते हैं, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। 3 पॉइंट का कुछ ड्रॉबैक होता है, उस ड्रॉबैक को इम्प्रूव करके 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया जाता है। ये जो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर है ये ओल्डर वर्जन्स हैं जो अभी भी हमको पढ़ाए जाते हैं।
अदरवाइज अब जो स्टार्टर आ गए हैं वो ऑटोमेटिक स्टार्टर्स हैं, लेकिन अभी भी लैब में हमें 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर ही मिलता है। हमारे कोर्स में भी यही है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुराना वाला है, तो हमें यही पढ़ना भी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर को पढ़ना। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्यों स्टार्टर की जरूरत है। स्टार्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आर्मेचर करंट को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। इनिशियली बैक ईएमएफ जीरो होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि मोटर की स्पीड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जीरो होती है, जीरो से धीरे धीरे मोटर की स्पीड बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो है। तो इस वजह से यहाँ इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि आर्मेचर करंट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा आर्मेचर करंट मोटर को डैमेज कर सकती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में लिमिट करना होता है, और लिमिट करने का तरीका ये है कि आर्मेचर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस ऐड कर दिए जाए आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ, आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ, जिससे कि हम आर्मेचर करंट को लिमिट कर सकें। तो यहाँ पर आरएससी लिखा हुआ है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा हुआ है। दिस विल लिमिट द आर्मेचर करंट। अब जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होगी, बैक ईएमएफ भी इंक्रीज करेगी। बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगी तो ये वाला जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई ये भी डिक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा? आर्मेचर करंट भी डिक्रीज होगी। तो आर्मेचर करंट जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होती है वैसे वैसे अपने आप रिड्यूस होती है, सिर्फ स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको लिमिट करना होता है। तो इसलिए जब मोटर अपने रेटेड स्पीड पे पहुंचने लगती है तब हमारी अगली रिक्वायरमेंट ये बन जाती है कि जो रेजिस्टेंस हमने आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए लगा रखा था उसको हटाना भी जरूरी है। हटाना इसलिए जरूरी है कि जबरदस्ती अगर आर्मेचर सर्किट में हम ज्यादा रेजिस्टेंस रख रहे हैं तो इससे क्या होगा? आर्मेचर सर्किट में हीटिंग होगी। हीटिंग का मतलब है पावर का लॉस होना। ठीक है। तो इस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिवाइस बनाई गई स्टार्टर। स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो ये काम करती है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट को लिमिट करती है, और जैसे जैसे मोटर अपने रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है तो वो इस रेजिस्टेंस को, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको मोटर सर्किट से पूरी तरह से बाहर कर देती है। ये स्टार्टर का काम। तो स्टार्टर के कनेक्शन के और इसके वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के स्टार्टर बनाए गए, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। 3 पॉइंट में कुछ ड्रॉबैक होता है थोड़ा सा, उस ड्रॉबैक को इम्प्रूव करके बनाया गया 4 पॉइंट स्टार्टर। हम स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ, तो आप सभी को आई होप ये 3 पॉइंट स्टार्टर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे विजिबल है सभी को? यस सर। और मेरे पेन का पॉइंटर आपको विजिबल है, येलो कलर का कर्सर? यस सर। ओके, थैंक यू। ये आप मोटर देख रहे हैं, एम, कैपिटल एम लिखा हुआ है, और ये जो रॉड आप देख रहे हैं बेसिकली प्राइम मूवर को डिनोट कर रही है। इस मोटर की करंट को लिमिट करना है, तो इसके लिए इसके साथ साथ ये पैरेलल में आप इसकी फील्ड वाइंडिंग भी देख रहे हैं। इसके दो टर्मिनल है F1 F2, आर्मेचर के दो टर्मिनल A1 A2। आर्मेचर करंट को लिमिट करना है तो उसका सीधा सा कंसेप्ट यही है कि ये जो आप रेजिस्टेंसेस देख रहे हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमें आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। इसीलिए आर्मेचर सर्किट के साथ ये सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज। और ये फील्ड वाइंडिंग आप देख रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग के साथ ये यहाँ पर एक होल्डिंग कॉइल या इसको नो वोल्टेज कॉइल, नो वोल्ट या नो वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, ये भी कनेक्टेड है। अब इसे 3 पॉइंट स्टार्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए एक आर्मेचर का टर्मिनल, एक फील्ड का टर्मिनल, दूसरा लाइन का टर्मिनल, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, इसलिए इसका नाम है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसके साथ यहाँ पर एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है, सॉरी इसको क्या कहते हैं, कई नाम हैं इसके अलग अलग, उसमें अलग अलग नाम दे दिए ओवरलोड जाते हैं। कॉइल सर।
जी जी, ओवरलोड कॉइल, बिल्कुल ये है ओवरलोड कॉइल। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डीसी सप्लाई दी जा रही है, बल्ब ऐसे ही लगा हुआ है, जहां से मैंने डायग्राम लिया उसमें लगा हुआ, तो कुछ लगा हुआ है, मतलब ये जब आप स्विच ऑन होगा तो बल्ब ऑन होगा, जिससे पता चल जाएगा कि सप्लाई हमारी आ रही है, जहां से भी हम डीसी सप्लाई ले रहे हैं। ठीक? तो इसका मेन मोटिव ये है कि आर्मेचर में स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करना, और उसके बाद जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होती जाए वैसे वैसे इन रेजिस्टेंस को कट आउट कर दें। तो जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो ये जो लीवर है इसको इस वन, ये इसको स्टड कहते हैं, 1 2 3 4 दीज आर नोन एज स्टड्स। तो इस हैंडल को वन पे ले आते हैं। ठीक, जैसे ही वन पे ले आएंगे वैसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ये R5 है। ठीक है, तो टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जब स्टार्ट वन पे हैंडल का पोजीशन हुआ तो ये हो गया V अपॉन RA R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। फिर स्मूथली जैसे स्टेप 2 पे आए वैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस, सॉरी, ये वाला रेजिस्टेंस कट गया सर्किट से। जैसे ही इस हैंडल को स्टेप 3 पे ले आए ये वाला रेजिस्टेंस भी कट आउट हो गया। जैसे ही स्मूथली मूव करके फोर्थ पोजीशन पे आए तो ये वाला रेजिस्टेंस कट आउट हो गया। जैसे ही फिफ्थ पोजीशन पे आए वैसे ये वाला रेजिस्टेंस कट आउट हो गया। जैसे ही रन पोजीशन पे आए वैसे ही ये रेजिस्टेंस भी कट आउट हो गया। और अब आर्मेचर करंट की वैल्यू हो गई V अपॉन, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में साथ साथ बैक ईएमएफ भी अपीयर होने लगेगा। जैसे जैसे आप इस पोजीशन पे जैसे ही आएंगे वैसे ही मोटर की स्पीड बिल्डअप होगी, तो यहाँ बैक ईएमएफ न्यूमरेटर में अपीयर होना साथ में शुरू होगा। जैसे जैसे R1 R2 R3 कट आउट होता जाएगा बैक ईएमएफ भी इंक्रीज करता रहेगा। तो जब रन पोजीशन पे फाइनली स्टार्ट आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी V माइनस EB अपॉन RA, दैट इज आर्मेचर करंट अपनी नॉर्मल रेटेड वैल्यू पे पहुंच जाएगी। और ये जो स्टड है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, देखिए जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होती गई, ठीक है, ये आप फील्ड वाइंडिंग देख रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई आ रही है, तो यानी ये जो होल्डिंग कॉइल है इसको नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ लगा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब हमने इसको लाके यहाँ पे प्लेस किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस वाले पोर्शन को अट्रैक्ट करके अपने साथ अटैच कर लिया। तो ये हैंडल रन पोजीशन पे फिक्स्ड है, मोटर अपने नॉर्मल स्पीड पे रन कर रही है। ठीक है, ये वर्किंग है 3 पॉइंट स्टार्टर। अब इसमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? एक प्रोटेक्शन तो ये मिलेगी, मान लीजिए किसी वजह से फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो गई, तो किसी वजह से अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो गई तो क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग का ओपन सर्किट होने का मतलब ये हुआ फील्ड रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। दैट मीन्स जो फील्ड करंट है उसकी वैल्यू हो गई जीरो। फील्ड करंट की वैल्यू जीरो यानी कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो। फ्लक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब मोटर की स्पीड बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, जनरली शंट मोटर ही इस्तेमाल होती है, तो यहाँ सब कुछ हम शंट मोटर के बारे में ही बात कर रहे थे। कोड स्टार्टर का जो वर्किंग है वो हम शंट मोटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो स्पीड जो है वो डेंजरसली हाई हो सकती है। तो जैसे ही ये ओपन सर्किट होगा वैसे ही होल्डिंग कॉइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है यानी जो मैग्नेटिज्म है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज जो हो रही है यानी कि अगर किसी भी वजह से फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसी स्थिति में मोटर को तुरंत बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दी गई है होल्डिंग कॉइल के थ्रू कि जैसे ही फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी किसी भी कारणवश तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा और ये हैंडल रिलीज होके स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग लगी है इसकी सहायता से अपने ऑफ पोजीशन पे आ जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आई? तो एक तो ये प्रोटेक्शन मिला। ठीक,
इसको आप कह सकते हैं कि ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, जब आपका फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गया। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, एक तो ये प्रोटेक्शन दी इसने। ठीक है, ये मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक, सेकेंड चीज, ये जो आप देख रहे हैं ओवर वोल्टेज रिलीज कह लीजिए इसको, इस वाले कॉइल को, पूरे सिस्टम को, यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक, जो जिसका कि ये एक आप देख रहे हैं टर्मिनल है, या कह दीजिए कि एक ये पॉइंट है जो स्मॉल वी से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब तक मोटर की करंट यानी आर्मेचर करंट नॉर्मल अवस्था में है, यानी एक परमिसिबल वैल्यू से कम है, यानी अपनी नॉर्मल वैल्यू पे, तब तक यहाँ जो ओवर वोल्टेज रिलीज वाला मैग्नेट है, इसमें इतनी मैग्नेटिज्म नहीं होगी कि वो इस वाली कॉइल को, ये जो आयरन पीस आपको दिख रहा है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर किसी वजह से मोटर ओवरलोड हो गई, आर्मेचर की करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है ओवर वोल्टेज रिलीज मैग्नेट में, ये बढ़ जाएगा और इतना इसमें पावर आ जाएगा मैग्नेटिज्म कि वो इस वाले ट्रायंगुलर आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये क्लोज कर देगा स्मॉल ए और बी से कनेक्शन। जैसे ही ये क्लोज होगा, वैसे ही यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये है कि इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और वोल्टेज जीरो होने का मतलब ये हो गया कि इसकी मैग्नेटिज्म जीरो हो गई। मैग्नेटिज्म जैसे ही जीरो होगी, वैसे ही ये इस कॉइल को, इस हैंडल को रिलीज कर देगा और ये ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, तो मोटर जलने से बच जाएगी। तो दूसरा प्रोटेक्शन जो है, ये ओवरलोड रिलीज से हमको मिलता है इस वाले स्टार्टर में, कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, लोड अगर किसी वजह से मोटर हुई तो आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उस केस में ये जो ओवरलोड रिलीज मैग्नेट है, ये इसमें इतनी पावर आ जाएगी दैट इस ट्रायंगुलर आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आके ए और बी से कांटेक्ट क्लोज कर देगा। जैसे ही कांटेक्ट क्लोज करेगा, वैसे ही ये जो होल्डिंग कॉइल है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यानी इसमें जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। और जैसे ये जीरो हो जाएगी, वैसे ही यहाँ से ये हैंडल रिलीज हो जाएगा, ऑफ पोजिशन पे आ जाएगा और मोटर जलने से बच जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? ये दोनों चीजें समझ में आई आप लोगों को कि 3 पॉइंट स्टार्टर दो प्रोटेक्शन Yes, देता है, sir. एक ओवरलोड और एक अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यस अब सर। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक क्या है कि सपोज मान लीजिए हम शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। आप कोई भी सेटअप देखेंगे तो उसमें स्टार्टर लगा होता है अपने लैब में। सपोज अगर 3 पॉइंट स्टार्टर यूज हो रहा है और शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से, ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से, तो इसमें फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं, यही मेथड है। तो फ्लक्स को सपोज रिड्यूस कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड अचीव करने के लिए शंट मोटर में, तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि फील्ड फ्लक्स की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाए कि ये होल्डिंग कॉइल की जो मैग्नेटिज्म पावर है वो जरूरत से ज्यादा वीक हो जाए। अगर ये जरूरत से ज्यादा वीक हो जाएगा, तो ये जो हैंडल है वो इसको अटैच नहीं कर पाएगी होल्डिंग कॉइल, और इसको रिलीज कर देगी। तो जबकि ये नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन है, हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फील्ड फ्लक्स को कम करते करते इतनी वैल्यू कम हो गई कि फील्ड वाइंडिंग इतना पावर यानी इतनी मैग्नेटिज्म, इतना फ्लक्स नहीं दे पा रही होल्डिंग कॉइल को कि इस हैंडल को ये अपने पास अटैच रख सके, यानी अट्रैक्ट कर सके। इसकी पावर कम हो जाएगी और ये इसको रिलीज कर देगा। तो ये जो ऑपरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल है। तो ये एक ड्रॉबैक है 3 पॉइंट स्टार्टर का, कि अगर सपोज स्पीड कंट्रोल मेथड में फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इस्तेमाल किया गया, फ्लक्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड अचीव करने के लिए, फ्लक्स को रिड्यूस करते करते अगर हमने फ्लक्स को इतना रिड्यूस कर दिया कि होल्डिंग कॉइल का मैग्नेटिज्म इतना वीक हो जाए कि ये
इस हैंडल को होल्ड ही ना कर सके और इसको ये रिलीज कर दे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक ड्रॉबैक है 3 पॉइंट स्टार्टर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके। नाउ दिस इज 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कि आर्मेचर टर्मिनल, ये फील्ड टर्मिनल और ये लाइन टर्मिनल, ये तो 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है, इस रेजिस्टेंस को फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में ऐड कर दिया गया, तो एक टर्मिनल यहाँ बन गया, तो इसीलिए 4 पॉइंट स्टार्टर है। ये वाला रेजिस्टेंस इसलिए इंसर्ट किया गया है कि जो अभी ड्रॉबैक हमने बताया, उस स्थिति में ये जो रेजिस्टेंस है जो कि इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये होल्डिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को वीक नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस स्थिति में मतलब जब फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस केस में क्या है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो रहा है, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस फिनोमिना को रोकेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी केस में फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कम हो रहा है, तो उस स्थिति में ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर करंट को कम नहीं होने देगा। वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा, जो वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रहा है सपोज 220 वोल्टेज, वो यहाँ अपीयर होगा। तो ये होल्डिंग कॉइल की फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। और ऐसी परिस्थिति में जब हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं डीसी शंट मोटर की और फील्ड को कम करते जा रहे हैं, तो जो पिछला अभी ड्रॉबैक हमने बताया आपको 3 पॉइंट स्टार्टर का, कि होल्डिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक हो सकती है कि वो इसको रिलीज कर दे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर में आई थी। ठीक है, तो इसको हम सकते हैं विद दिस अरेंजमेंट a change in field current for variation of speed। देखिए यहाँ रियोस्टेट लगा हुआ है, सिंबॉलिक एक ये है कि हमने फील्ड करंट को जो है चेंज करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। So a change in the field current for variation of speed of the motor does not affect the current through this holding coil। ठीक है, बिकॉज अब क्या हुआ कि ये दो सर्किट जो है, जस्ट मिनट से आपको स्टूडेंट है, ये जो दो सर्किट है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, पहले फील्ड कॉइल कनेक्टेड थी डायरेक्टली होल्डिंग कॉइल से, अब यहाँ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो अब ये दोनों पैरेलल में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सर्किट, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई। तो फील्ड करंट की वैल्यू कितनी भी कम हो जाए, फ्लक्स की वैल्यू कितनी भी कम हो जाए, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, होल्डिंग कॉइल को यहाँ पर होल्ड करके रखेगा, इस हैंडल को होल्डिंग कॉइल से होल्ड करके रखेगा, अनटिल अनलेस कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है ये ओपन सर्किट ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति। ठीक है, बाकी सारी वर्किंग 4 पॉइंट स्टार्टर की एज इट इज है, बस एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग के कनेक्ट किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए मोटर को, इन केस अगर स्पीड कंट्रोल के समय ऐसा हो कि हम फील्ड करंट को इस तरह से वेरी कर रहे हैं कि वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए और होल्डिंग कॉइल की मैग्नेटिज्म इतनी वीक हो जाए कि ये इस हैंडल को होल्ड ना कर सके, रिलीज कर सके, उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल लगाया गया है, जिससे अब ये दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट हो गई एक दूसरे। ये क्लियर है आप लोगों को? ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से करंट आ रही है, जब यहाँ की करंट बहुत कम हो गई यानी यहाँ का रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। ठीक है, करंट को कम कर रहे हैं यानी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरे शब्दों में समझिए, तो यहाँ से करंट इधर चली जाएगी और इससे होते हुए ये आएगी और इधर जाएगी। यही मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हम फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ की करंट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, दैट मीन्स यहाँ के इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो उसका मतलब जो करंट आएगी वो यहाँ से आएगी। अब इधर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट किधर प्रेफर करेगी, इधर जाना प्रेफर करेगी, यहाँ से यहाँ आएगी। तो इसका मतलब होल्डिंग कॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? यस सर। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज हमें सिर्फ स्टार्टर ही पढ़ाना था। नेक्स्ट